वन शॉट जहाँ पे हम कवर करेंगे पेपर पैटर्न, हम डिस्कस करेंगे क्या क्या आ रहा है, पूरा सिलेबस वन शॉट और सब कुछ। तो आपको बस आराम से बैठना है और सीट बेल्ट बांध के और रेडी हो जाइए। आई एश्योर यू कि आप 60 मार्क्स प्लस स्कोर करेंगे। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है लास्ट तक। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि पेपर कैसा होगा, पेपर पैटर्न क्या है, पेपर कितने मार्क्स का होगा, क्योंकि वो एक रफ आइडिया मिल जाता है और फिर आप जिस अप्रोच से पेपर देंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश कोर। वहाँ जाकर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट नेम है आपका इंग्लिश कोर। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर होगा इंग्लिश। सब्जेक्ट कोड है आपका 301। ये कभी नहीं चेंज होता है। चेंज जो होगा वो क्वेश्चन पेपर कोड होता है। तो आपका सब्जेक्ट कोड है 301। इसको स्टिक में रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। 301 आपका सब्जेक्ट कोड है। सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश कोड। इसके अलावा पेपर में सबसे स्टार्टिंग में डेट और डे भरना होता है आपको, क्वेश्चन पेपर कोड भरना होता है और अपनी डिटेल भरनी होती है। ये सब खत्म करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा जब आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा। पेपर कुछ इस तरह से होगा। सीबीएसई पूरा पेपर ड्राफ्ट करके बताती है कि कैसे है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताती है, बाकी आपको सब बताती है। तो एक बार हम देख लेते हैं पहले पेपर में क्या क्या आएगा, फिर हम बताएंगे कि आपको रीडिंग कैसे करनी है जो पहले 15 मिनट मिलती है उसके लिए। तो पहले तो पेपर पैटर्न देख लेंगे। तो सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन होता है जो कि 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन होता है जो 20 मार्क्स का होता है। और सेक्शन सी आपका लिटरेचर होता है जो कि 40 मार्क्स का होता है। रीडिंग में आपकी रीडिंग स्किल चेक होती है कि आप अगर पैसेज को रीड कर रहे हैं या एक पैराग्राफ रीड कर रहे हैं तो उससे आप कितना एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो पहला जो है वो रीडिंग है और कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, जहाँ पे वोकैबुलरी आपकी टेस्ट होगी, क्वेश्चन आंसर होगा, सब कुछ। दूसरा वाला जो होगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको रीड कैसे करना है, सबको रीडिंग सेक्शन में बहुत दिक्कत आती है तो वो भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 2 एक डेटा बेस्ड होगा, फैक्ट बेस्ड होगा, जिसमें आपको डेटा मिल सकता है, बार ग्राफ, चार्ट, पाई चार्ट, कुछ भी मिल सकता है और आपको उस पूरा डेटा दिया होगा जिसको रीड करके आपको आंसर करना है। दोनों ही इजी होते हैं। अप्रोच कैसे करना है आपको? आप पहले जाएंगे, जब आपको 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको पूरा पेपर नहीं रीड करना है, आपको फोकस करना है कि आपके जो 20 मार्क्स है, जैसा ये मेरा अप्रोच है, बाकी अगर आपका कोई और अप्रोच है तो आपको लग रहा है आप किसी और तरीके से उसको बेहतर कर सकते हैं तो आप वैसे जा सकते हैं। तो रीडिंग सेक्शन को पक्का करिए। लिटरेचर में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है, क्योंकि अभी हम सारे चैप्टर का एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो रीडिंग सेक्शन को पक्का करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप पहुंचते जब आप क्वेश्चन पेपर ओपन करेंगे ऊपर रोल नंबर लिख लीजिएगा ताकि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो आपका पैसेज आपने रीड किया, एक बार में अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी बिल्कुल रिलैक्स करिए। एक बार वन रीडिंग कंप्लीट करते ही आपको दूसरा काम क्या करना है, वो ये करना है कि आपको क्वेश्चन रीड करना है, चाहे आपको समझ में आए या ना आए। मान के चलिए कि अगर आप रीड कर रहे हैं पैसेज और फिर क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो आपको आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से है। तो एक बार आपको अप्रोच मिल गया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, जब फिर आप रीड करते हैं पैसेज तो आपको आंसर अपने आप दिखने लगता है। तो आपको क्या करना है, पहला काम करना है रीडिंग द पैसेज, दूसरा करना है रीडिंग द क्वेश्चंस, फिर पैसेज रीड करिए। पैसेज, क्वेश्चन, पैसेज, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पैसेज सिंपल ही होते हैं, बस ये है कि कंसंट्रेशन बना के चलना है। कोई बोर्ड का पैनिक नहीं करना है, सब कुछ इजी है। बोर्ड आपके लिए ही पेपर बनाया है ताकि आप इजीली पेपर दे सकें। तो आपको पैसेज, फिर क्वेश्चन, फिर पैसेज रीड करना है। सारे आंसर्स वही हैं। जो आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि ऑप्शंस क्लोज बाय है, क्योंकि सीबीएसई इस बार बहुत किया, हिंदी के पेपर में बहुत ज्यादा था कि एक क्वेश्चन का इम्प्रॉपर करके और उसका जो असंतोष और अपूर्ण ऐसे करके क्लोज ऑप्शंस दिए। तो क्लोज ऑप्शंस जब हो तो ऑप्शन एलिमिनेशन सीखिए। अगर आपको लग रहा है ये है तो ये रहने दीजिए, पर आपको ये देखना है कि ये वाला क्यों नहीं है, तो आपको इस पे काम करना है पैसेज में कि अगर एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये इंश्योर करिए कि बाकी तीनों नहीं है तो किस वजह से नहीं है। इस तरह से आपका पैसेज आराम से हो जाएगा। दूसरे वाले पैसेज में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, केस बेस्ड होगा, डायरेक्ट डेटा होगा और डेटा आपको इंटरप्रेट करना होगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। हम जाते हैं सेक्शन बी पर, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो क्योंकि सेक्शन बी भी स्कोरिंग है। सेक्शन बी में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको फोकस रहना है फॉर्मेट। अच्छा, सेक्शन बी में बड़ी सारी दिक्कत होती है, किसमें बॉक्स बनाना है, किसमें नहीं बनाना है, किसमें क्या है। और आज का सबसे बड़ा है कि मार्किंग स्कीम में नोटिस का जो है टाइटल हटा दिया है मार्किंग स्कीम से। तो आप ये जान लीजिए कि किसी चीज में भी एक्स्ट्रा लिखने से नंबर कटता नहीं है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, फिर हम नोटिस के बारे में डिस्कस करेंगे।
1 मार्क्स आपका होता है फॉर्मेट के लिए, 1 मार्क्स इसलिए होता है फॉर्मेट के लिए होता है। आपका 2 मार्क्स होता है कंटेंट के लिए, 1 मार्क्स होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, अपने आइडियाज को कैसे ऑर्गेनाइज किया, और 1 मार्क्स होता है ग्रामेटिकल एरर और फ्लुएंसी और स्पेलिंग्स के लिए। तो अगर आपने कुछ नहीं कुछ लिखा है, फॉर्मेट में लिखा है, तो ये 3 नंबर तो आपके पक्के हैं। फिर आइडिया कैसे नहीं ऑर्गेनाइज होगा, आपने इतना सारा प्रैक्टिस किया है, आपको 2-4 क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर लिंक डाल दिया जाएगा ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। जिनका कुछ नहीं हो रहा है ऑनलाइन एक नोटिस खोलिए, 4 बार उसको लिखिए, एक ही नोटिस और वही सेम लिख के आइए, कंटेंट सेम रहेगा, कोई आइडिया में गलती नहीं होगी। तो आपका जो 4 नंबर है वो कहीं नहीं गया है अगर आपका ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, स्पेलिंग मिस्टेक्स 1 होने पर पूरा नंबर नहीं कटता है। सीबीएसई का कहना है 3 एरर्स पर आपको 1/2 मार्क्स डिडक्शन होता है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, पेपर में सीबीएसई हर साइड से कोशिश करती है कि आपको कितना ज्यादा नंबर दे दिया जाए, ठीक है। बस दिक्कत ये है कि अगर आपका ये यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ नंबर नहीं है, तो कंटेंट में फुल नंबर नहीं मिल सकता है। तो इतना भी अंदर होके बचाए कि कुछ भी लिख के आ जाएंगे, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया ही नहीं है तो कंटेंट कहाँ से मीनिंगफुल हो जाएगा आपका। अगर स्पेलिंग ही नहीं सही है, ग्रामर ही नहीं सही है, तो कंटेंट का फुल नहीं मिलता है। वही बात फॉर्मेट की भी होगी कि फॉर्मेट ही नहीं सही है तो फॉर्मेट तो कंटेंट का ही एक हिस्सा होता है। तो इस तरह से मार्क्स जो है वो कहने को अलग अलग है पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो थोड़ा सा आपको राइटिंग सेक्शन जो है वो प्रैक्टिस करते जाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका नोटिस होगा, 2 नोटिस में से एक करना, कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर का रहेगा, आराम से जाइए। नोटिस जो दिक्कत हो रही है आजकल, वो सबसे ज्यादा हो रही है कि नोटिस के फॉर्मेट में जो मार्किंग स्कीम आई है सैम्पल पेपर की, उसमें टाइटल मिसिंग है और थोड़ा सा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऊपर नीचे है। पहले था नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन पहले लिखना है, नोटिस फिर डेट फिर टाइटल लिखना है। मैं कह रही हूँ फॉर्मेट में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नया वाला फॉर्मेट, पुराना वाला फॉर्मेट जो फॉलो करना है, इतना सीबीएसई नहीं देखती है कि आपका वहां पे लास्ट मिनट नंबर कट जाएगा, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जिस पे आप कॉन्फिडेंट है, जिस पे आपकी प्रैक्टिस है, वो लिख कर आइए, मार्क्स कहीं नहीं जाएगा आपका। अच्छा, राइटिंग सेक्शन में कई सारे लोग पूछते हैं किस वाले में बॉक्स बनाना है, किस वाले में नहीं। तो अगर बॉक्स बना देने से नंबर मिल रहा है तो क्यों नहीं बनाते। अब आप देखिए, अगर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, उसको लिख के एक अच्छे से बॉक्स में आपने एनक्लोज कर दिया है, तो क्या उस पे नंबर कट जाएगा? किसी पे नंबर नहीं कटता है, नंबर मिलता ही है कोई भी एडिशनल चीज करने से। बस ये है कि जो शॉर्ट राइटिंग टास्क है जैसे नोटिस और इन्विटेशन है, इनमें बॉक्स कंपल्सरी होता है। तो नोटिस हो गया, नोटिस के बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका रिप्लाई और इन्विटेशन और रिप्लाई टू इन्विटेशन। तो इन्विटेशन आइदर फॉर्मल या इनफॉर्मल, दोनों में से एक आएगा, और एक क्वेश्चन रहेगा रिप्लाई टू इन्विटेशन का, और में रहेगा दोनों में से एक करना है। तो एक में आपको इन्विटेशन लिखना है, एक में रिप्लाई टू इन्विटेशन लिखना है, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। फॉर्मल इनफॉर्मल जो होगा आपको करना पड़ेगा, वो भी फॉर्मेट क्या है अभी हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लेटर, वो भी 5 मार्क्स का है। लेटर भी 2 आएंगे, एक लेटर होगा जॉब एप्लीकेशन के लिए और एक होगा लेटर टू एडिटर। इसमें भी आप जान लीजिए कंटेंट का जो मार्क्स है इजीली मिलता है, बस खाली फॉर्मेट सही होना चाहिए। तो मैंने आपको वैसे क्लास में भी हम लोग ने जो मेरे साथ पढ़े हैं उनके साथ प्रैक्टिस की है हमने कई बार कि जॉब एप्लीकेशन के लेटर्स में आप इजीली स्टिक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट ज्यादा नहीं करना होता है, आपको सिर्फ लिखना होता है, एक बायोडेटा अटैच करना होता है, तो नंबर आराम से मिल जाता है। वहाँ पे सेंटेंसेस नहीं ज्यादा फ्रेम करने होते, तो ग्रामेटिकल एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। लेटर टू एडिटर ईजी होता है, उसमें जो ताम झाम नहीं ज्यादा होता है, और उसमें कंटेंट ज्यादा होता है। तो अगर आपका ग्रामर नहीं अच्छा है, अगर आपको लग रहा है आप प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं फ्रेम कर पा रहे हैं, तो आप लेटर टू जॉब एप्लीकेशन आज से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें कुछ नहीं करना है। फॉर्मेट से आपको एक लेटर लिखना है और नीचे लिखना है अटैच बायोडेटा। बायोडेटा आपको सीवी बनाना है, करिकुलम बिटा या फिर बायोडेटा, जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, फोन नंबर, क्वालिफिकेशन लिखना है। क्वालिफिकेशन के बाद हॉबी और एक डिक्लेरेशन लिखकर खत्म कर देना है, जहाँ पर हम शायद ही कोई कंप्लीट सेंटेंस यूज करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ग्रामेटिकल एरर वाले जो आपकी दिक्कत है वो कम हो जाती है। बाकी आपको जो इजी लगता है वो करिए, अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक आध सैंपल पेपर लगा लीजिए, देखिए कि आप क्या कर पा रहे हैं। अच्छा, ऑप्शनल क्वेश्चंस भी सारे हैंडल करिएगा, ये नहीं कि सैंपल पेपर है तो ऑप्शनल क्वेश्चंस हमको नहीं करने।
इंट्रोडक्शन क्वालिटीज है, इंटरप्रिटेशन है, सबको चेक करेगा। जो आपका थीम बेस है, टाइटल जस्टिफिकेशन है, अबाउट द ऑथर, ये सब जो क्लास में पढ़ाया जाता है, नोट्स में रखा जाता है, वो वही लॉन्ग आंसर में काम आता है। ये है आपका इंट्रोडक्शन कि आपको पेपर कैसा मिलेगा। अब आपको पेपर कैसे करना है, तो पहले 15 मिनट में पहले आप रीडिंग सेक्शन डिकोड कर लीजिए आराम से, कोई इधर उधर नहीं, किसी से मतलब नहीं। एक बार आप अपना जो है डेटा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो करिए। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में फ्रेम करना शुरू करिए। राइटिंग सेक्शन
जाता है, चोरी के पैसे वापस करके जाता है और कहता है कि अब वो एक अच्छी जिंदगी जिएगा। तो ये भी एक थीम है कि आप किसी का भी जो हार्ट है वो जीत सकते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं बाय गुड बिहेवियर। नेक्स्ट है इंडिगो। इंडिगो पूरा फैक्ट बेस्ड है। शुरू होता है कि जब लुईस विस्टर बताते हैं कि उन्होंने गांधी से मीटिंग की अहमदाबाद में, उनके आश्रम में, और उसके बाद वो आगे बढ़ते 1942 में आगे बढ़ते हैं। वो बताते हैं कैसे 1916 दिसंबर एनुअल कन्वेंशन ऑफ कांग्रेस से उनका गांधी का सफर शुरू हुआ इस आज़ादी की लड़ाई में। 1916 दिसंबर में एनुअल कन्वेंशन हुआ था कांग्रेस का, और वहाँ पर जो है गांधी मिले पहले बार राजकुमार शुक्ला से। राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट थे जो कि चंपारण से आए थे, और गांधी से बहुत रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इस तरह से 1916 दिसंबर पर जो जर्नी थी 1917 से शुरू हुई। गांधी जो है राजकुमार शुक्ला ने गांधी को हर जगह फॉलो किया। लखनऊ से वो कानपुर गए, कानपुर से अहमदाबाद, अहमदाबाद में फाइनली वो उनसे मिले। उन्होंने कहा फिक्स अ डेट, और उसका इतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन देके गांधी ने कहा कि मैं एक डेट को कलकत्ता में आ रहा हूँ, मुझे कलकत्ता से पिक करना, वहाँ से बिहार जाएंगे। वहाँ से वो पटना गए हैं, पटना से ही उनकी जर्नी शुरू होती है और वो फाइनली चंपारण तक जाते हैं। ये लड़ाई जो पीसेंट्स की है वो जीतते हैं, कंपनसेशन कम मिलता है लेकिन हो जाता है, और अंग्रेजों से थोड़ी सी चीज जैसे हासिल होती है, लोगों में भी स्ट्रेंथ आता है, उनको भी लगता है कोई है जो उनके लिए लड़ सकता है। अब प्रॉब्लम क्या थी पीसेंट्स की? तो ऐसा था कि इंडिगो शेयर क्रॉपर्स ने कहा कि आपको इंडिगो कल्टीवेट करना है जमीन पर, और आपको पूरा इंडिगो सरेंडर कर देना है एज रेंट। अब यही किनारे क्या हो गया कि जर्मनी ने डेवलप कर लिया सिंथेटिक इंडिगो, जो कि बहुत सस्ता था। अब इनको खेत खाली भी करवा लेते, लेकिन बताना भी नहीं था कि हमको सिंथेटिक इंडिगो मिल रहा है इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि आप जो है पॉज कर दो, काम का है। तो अब उनसे जो है उन्होंने कहा कि तुम हमको पैसा दो तो तुम्हारे खेत आजाद होंगे इंडिगो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट से। तो थोड़ा सा एक्शन था। उसके बाद पेमेंट कुछ लोगों ने दे भी दी थी, पर वही बीच में पता चल गया कि ये खुद उनकी जरूरत है, हमारी नहीं, तो इसलिए काफी ज्यादा आंदोलन हुआ। फिर लास्ट में बताते हैं कि गांधी ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिगो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके चले गए। गांधी ने वहाँ की सारी प्रॉब्लम्स देखी, वहाँ का सैनिटेशन हेल्थ देखा, अपनी वाइफ को लगाया, अपने उनके बेटे और कई सारे लोग मेंशन है, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, ये सारे लोग बहुत ज्यादा मेहनत की वहाँ की दशा सुधारने में। तो बताते हैं लुईस विस्टर कि कैसे गांधी इज नॉट द मैन ऑफ पॉलिटिक्स, ही लुक्स आफ्टर एवरीथिंग, हर छोटी बड़ी चीज को वो नेक्स्ट आता है पोएट्स एंड पैनकेक्स। अशोका मित्रण जो है वो लिखे हैं, जैसे कि चैप्टर स्टार्ट होता है पैनकेक्स से, और बीच में बताया जाता है पोएट्स के बारे में कि कई सारे लोग पोएट्स। अब ये चैप्टर में है क्या, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए। एक स्टूडियो था, क्या नाम था स्टूडियो का? जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में ये काम करते थे अशोका मित्रण। कौन काम करता था? अशोका मित्रण। अशोका मित्रण जो थे वो खुद भी उस ऑफिस में काम करते थे, और इतना सारा काम किया है कि उन्होंने बुक 80 माई इयर्स विद बॉस, उसी बुक का एक छोटा सा हिस्सा ही है। अशोका मित्रण का काम क्या था? वो किनारे में बैठकर ना न्यूज़पेपर में कोई तड़कता भड़कता आर्टिकल मिलता था, उसको काट के रखते थे कि मूवी में स्क्रिप्ट में यूज किया जा सके। अशोका मित्रण बताते हैं चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है पैनकेक्स से। पैनकेक्स जो आपका एक ब्रांड है, मेकअप ब्रांड। तो चैप्टर स्टार्ट करते कहते हैं मेकअप ब्रांड जो है बड़ा ही फेमस था, और सारे फेमस ग्रेटा गार्बो जैसे वर्ल्ड फेमस जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने यूज किया ये पैनकेक ब्रांड। उसके बाद वो आगे चल के बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट एक में लोकेटेड था, और ये सारी चीजें पर वहाँ पे इंकैंडेसेंट लाइट थी, लाइट जिसमें बहुत ज्यादा रोशनी थी, और मेकअप ऐसा लगाते थे कि लोगों को सुंदर भी खराब बनाते थे। वो मेकअप वाला पैनकेक्स वाला पार्ट खत्म होते फिर वो पोएट्स के बारे में बताते हैं कि जो पूरा जेमिनी स्टूडियो था वो भरा था, हर किसी के पास टैलेंट था, हर कोई पोएट था वहाँ पे, और ये सारी चीजें वो बताते हैं। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 7 आ जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो आपके क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर वो पहले पार्ट में बताते हैं कि जो इंटरव्यू होता है वो कई लोगों के लिए अच्छा है, कई लोगों के लिए खराब है। तो कई सारे लोगों का नाम बताते हैं जो इंटरव्यू से बहुत दूर भागते हैं, वहीं वो थोड़ा आगे बढ़ के बताते हैं कि कई सारे लोग हैं जिनको इंटरव्यू पसंद है। सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का है अम्बर्टो ईको ने का इंटरव्यू हुआ था, मुकुंद ने लिया था। अम्बर्टो ईको एक बहुत ही फेमस राइटर है जिन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है द नेम ऑफ द रोज, और इन्होंने उस बुक में कई सारी चीजें ऐड की हैं। तो अम्बर्टो ईको का इंटरव्यू भी है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा, इजी टू अंडरस्टैंड है। अम्बर्टो ईको एक बहुत ज्यादा वेरिड राइटर थे। उनकी खासियत ये थी कि वो अगर फैक्ट भी लिख रहे हैं तो उसको ऐसे लिखेंगे कि वो कहानी के रूप में लिखे, इसलिए बोरिंग नहीं होता था उनका। लास्ट है गोइंग प्लेसेस। यहाँ पर बताते हैं कि कैसे जो आपकी एज है, आपकी एज है एडोलसेंट है, यहाँ पर बताते हैं वैसे एक लड़की थी जो क्या है बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करती थी चीजों को, अपने दिमाग में कुछ और ही लेके चलती थी, और बहुत ही फेमस फुटबॉलर को हमेशा फैंटेसाइज करती रहती थी। ये सारी चीजें हैं, ये भी चैप्टर रीड कर लीजिएगा, पहले इस सिलेबस में नहीं था, अब है, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मैंने पहले ही बताया
ढूंढ कर वहां से कुछ खरीदे। आखिरी पोएम जेनिफर टाइगर जो बताता है कि कैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी में विमेन जो है, हमारे पोएट है ड्रीम रिच नाम है इनका, ये फेमिनिस्ट है, तो हमेशा विमेन की बात करती है, विमेन कैसे राइज होगी। तो यहाँ पर वो कहती है कि आंट जेनिफर, जैसे कि आंट है तो बहुत ही बूढ़ी एक्सपीरियंस औरत है, नई लड़की नहीं है कि वो एक हो गई है, तो आंट जेनिफर बहुत एक्सपीरियंस और अपने एक्सपीरियंस से बताती है कितना इरिटेटेड है कि उन्होंने क्या बना है, टाइगर बना दिया है, कि उन्होंने क्या बना दिया, टाइगर। और टाइगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आंट जेनिफर बनना चाहती है, प्राउड, एलिगेंट, पर वो बन नहीं पा रही है। आंट अंकल ने जब से उनसे शादी की है, उनका वेडिंग बैंड उनके हाथ में आया है, तब से वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो जिंदगी का जो भी दुख है वो झेल रही है। तो थ्रू आउट द पोएम उसकी बात की गई है, स्टार्टिंग में टाइगर की बात की गई है और लास्ट में बताते हैं कि अगर वो डेड हो जाएंगी तो भी उनके टाइगर्स जो है स्क्रीन पर प्रांसिंग करेंगे। प्रांसिंग मतलब जंपिंग मोशन, जहाँ पे दोनों पैर नीचे और दोनों पैर हवा में होते हैं, तो उससे ये दिखाता है कि वो एनर्जेटिक है, वो ब्रेव है, वो कॉन्फिडेंस है, वो किसी से डरते नहीं है, जो कि एक्चुअली आंट जेनिफर बनना चाहती है। सारी पोएम बहुत अच्छी है, सारी पोएम के वीडियोज जो है वो पढ़े हुए हैं। अब थोड़ा सा मेहनत करके सिंपल लैंग्वेज में जहाँ से भी पढ़ना है पढ़िए, पर देख लीजिएगा, ठीक है। आपके मार्क्स अच्छे अच्छे तो डायरेक्टली है, जो कहीं से भी जाना है, शॉर्ट आंसर में 2 क्वेश्चन रहेंगे, वो अलग, लॉन्ग आंसर में भी रहेगा। पोएम तैयार है तो आप अटेंड कर लीजिएगा या फिर अटेंड करिएगा प्रोस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा जो हमारा स्लाइड है वो है आपका स्टार्स के चैप्टर्स का। स्टार्स का जो पहला चैप्टर है, थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल में बताया जाता है हेलुसिनेशन, कैसे जो ये वर्ल्ड है आपका, कौन सा वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, वॉर है, वरीज है, तो उसमें ही देखते हैं हम लोग कैरेक्टर्स है, सैम है, चार्ले है, और चार्ले जो है वो एस्केप करना चाहता है, पर चार्ले हेलुसिनेट करता है कि वो थर्ड लेवल में चला गया, और चैप्टर स्टार्ट होता ही कहता है एक स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स में हाथ रख के सब पसंद करेंगे कि नहीं है, पर मैं कहता हूँ है, क्या है, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। और थर्ड चैप्टर वो इसको जस्टिफाई करता है, कैसे वो थर्ड लेवल पे गया, कैसे वहां से आया, कैसे उसने करेंसी एक्सचेंज की। पर चैप्टर के मिड तक सैम जो है, सैम साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है उसका, जो उसको ज्ञान देता है कि नहीं भैया तुम तो एस्केप कर रहे हो, वो खुद गायब हो जाता है। और एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जिसमें पता चलता है कि सैम एक्चुअली थर्ड लेवल में चला गया है, यानी कि दूसरी दुनिया में चला है, मतलब पास्ट में चला गया है, जहाँ पे वर्ल्ड जो है वो सुंदर है, कोई वॉर नहीं है, कोई वरी नहीं है। और वो जगह कौन सी थी जहाँ वो लोग गए थे, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। दूसरा चैप्टर है टाइगर किंग। कल्कि ने टाइगर किंग लिखा है। टाइगर किंग एक बहुत ही महाराजा उनके कई सारे नाम मेंशन किए गए हैं, जंग बहादुर, जिनानी जंग बहादुर, महाराजा धीराज, विश्व मोहन सम्राट एक्सेट्रा, एसीटीसी, एमएडीसी, आरसीके। तो ये जो टाइगर किंग है, ये टाइगर किंग आपका क्या है, ये बहुत ही एक अप्रतिम सा राजा है, क्योंकि जब ये हुआ था तो 10th डे पे बोलना शुरू कर दिया था, एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा प्रेडिक्शन करता है। तो पूछते कैसे मैं मरूंगा, तो एस्ट्रोलॉजर बता देता है कि 100वां टाइगर जो है वो आपको मारेगा। अब वो बड़े होने से पहले उनका एक ध्येय बन गया, एक लक्ष्य बन गया कि वो टाइगर मारेंगे, अपने किंगडम में खत्म, अगल बगल से खोज के मारने लगे, शादियां करके उनके वहां से बुलवा के मारने लगे। अब आसपास के सब टाइगर जो है खत्म हो गए, टाइगर बुलाए गए फिर कि ऐसा खोजो टाइगर। तो एक जगह कोने में किसी पहाड़ के पीछे पीछे एक टाइगर मिला, उसको ये मारने गए, तो मारे तो पर वो मरा ही नहीं टाइगर, ठीक है। हालांकि वो आए खुशियां मनाए कि मेरी मौत जो है वो टल गई है। इसमें थोड़ी सी स्टुपिडिटी भी है, क्रेजीनेस भी है, एनीवन हु इज बोर्न विल डाई, तो टाइगर मार के क्या मिला उनको। एनीहाउ एक उस दिन उनके बेटे का बर्थडे था, तो वो एक वुडन टाइगर खरीदने गए। टाइगर में एक नेल निकली हुई थी कीड़ी, और वो उनको गड़ गई और उससे ही वो मर गए। टाइगर से ही मरे। 100 टाइगर रहा होगा वो उनकी लाइफ का, पर उनकी डेथ हो गई। लेट्स चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसमें दिशानी जोशी बताती है कि वो अंटार्कटिका में गई। तो अगर आपको वर्ल्ड का प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर एक्सपीरियंस करना है तो आप अंटार्कटिका जाइए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, वहाँ पे आपको नेचर ओरिजिनल मिलेगा। वहाँ पे जानवर भी हैं, वहाँ पे आइसबर्ग्स भी हैं, और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। वहाँ पे ये भी फैक्चुअल चैप्टर है, थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि वो शोलास्की के साथ गई थी, वो रशियन वेसल था, और चार्टर पे थी, उन्होंने उसमें सारा कुछ लिखा है, कितने उन्होंने चीज़ों से ट्रैवल की। ऐसा डायरी काफ़ी प्रोलॉन्ग चैप्टर, लंबा चैप्टर है, जिसमें हम बताते हैं डॉक्टर सदाओ होकी होते हैं, जापानीज डॉक्टर, उनकी वाइफ हैना होती है, दोनों आराम से खड़े होकर एंजॉय कर रहे होते हैं, तब तक एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर दिख जाता है, जो कि बीच के बगल में, उनका घर काफ़ी बीच से बगल में ही है। तो उन्होंने सोचा कि वो गए उसको उठाने, और क्योंकि वो इतनी खराब हालत में था, तो डॉक्टर सदाओ होकी के अंदर का डॉक्टर जो है वो जा गया था, जापानीज होने के बावजूद, क्योंकि वो अमेरिका से पढ़े थे, उनमें ह्यूमैनिटी थी, और इसलिए वो उठा
को तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्ट नाम होता है उसका, और उसमें नाम